सब सब्सक्राइबर्स को मैं एक बार नमस्कार करता हूं। बहुत हिंदी स्पीकिंग लोगों ने मुझे एक वीडियो हिंदी में बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। मैं हिंदी में अच्छा बात नहीं कर सकता। मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो में EPS 95 का लेटेस्ट सर्कुलर का जो भी अंतरार्ध है उसको बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि अगर मेरा हिंदी आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे क्षमा कीजिए। मगर तो जो जो मेरी मन की बात है, जो विश्लेषण कार्यक्रम है ये सर्कुलर के ऊपर, वो पूरा करने के लिए कोशिश करता हूं। आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि 4 तारीख नवंबर 22 में उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट निकाला EPS 95 हायर पेंशन के बारे में। उसके अनुसार अभी तक EPF ने बहुत सारे सर्कुलर रिलीज किया है। वो सर्कुलर जो है 29 दिसंबर 22 का था एक, और बाद में 5 तारीख जनवरी 23 में एक सर्कुलर आया, और 25 जनवरी एक सर्कुलर आया, और 20 फरवरी एक सर्कुलर आया, और फाइनली एक सर्कुलर 23 जनवरी को भी एक सर्कुलर आया था। और बाद में 3 तारीख मई को एक सर्कुलर आया कि वो सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख नवंबर में जो जजमेंट दिया है पैरा नंबर 44 और सब पैरा नंबर 7 में, उच्चतम न्यायालय ने एक सूचना की कि ये 1.16% एम्प्लॉई से जो अधिक पेंशन आप कंट्रीब्यूट करने के लिए जो बोला था वो गैर कानूनी है, वो आप नहीं कर सकते। अगर EPF चाहता है तो ये फंड बढ़ाने के लिए और दूसरा तरीका से और दूसरा प्रोसीजर से EPF ने फंड जमा कर सकती है, मगर एम्प्लॉई से एक 1.16% अधिक पेंशन के बारे में अधिक कंट्रीब्यूशन आप कलेक्ट नहीं कर सकते करके ये 4 तारीख नवंबर 22 में जो जजमेंट उच्चतम न्यायालय ने निकाला उसका सारांश वो है। तो उसी जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने ये भी EPF को सूचना की कि अगर आप चाहता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। वो बोला है ये हमारा इरादा नहीं है, ये हमारा डायरेक्शन नहीं है, आप सोच लीजिए। ये भी एक तरीका है कि वो 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन भर्ती करने के लिए आप सोच सकते हैं कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा विचार यह है कि वो जजमेंट के अनुसार, वो जजमेंट को आधारित करते हुए EPF और सेंट्रल गवर्नमेंट में पर सोच विचार के बाद ये अभी 3 तारीख मई 23 में जो सर्कुलर निकाला है उसमें क्लियरली मेंशन किया है, जो आदमी भी हायर पेंशन के लिए 1 तारीख सितंबर 2014 के बाद ऑप्ट करता है, उन लोगों का एम्प्लॉयर शेयर में से, मतलब एम्प्लॉयर शेयर का 12% में से 9.49% ये पेंशन फंड में जमा करना होता है। तो वो 9.49% ऐसा जमा होता है। समझिए कि 19/2014 के बाद आपका सैलरी 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस में से ऑलरेडी आप 15,000 के ऊपर आप 8.33% पेंशन फंड में जमा कर दिया, और बाकी का जो है आपका EPF अकाउंट में है, और वो इंटरेस्ट भी अर्न कर रहा है। तो बाकी का 85,000 जो है उसके ऊपर 9.49% आपको जमा करना पड़ता है। मतलब यह है कि 9.49% बाकी का 85,000 पे 8,067 रुपीज़ होता है। मतलब यह है कि आप 8,067 रुपीज़ वापस PF डिपार्टमेंट को EPS में जमा करके उसके ऊपर इंटरेस्ट भी भरना पड़ता है। और 19/2014 के बिफोर
जो भी वेजेस है आपका, जो भी सैलरी है, उसके ऊपर केवल एक्चुअल सैलरी पे केवल 8.33% आपको भरना पड़ता है। मतलब यह है कि 11 तारीख नवंबर 1995 से लेके 1 तारीख सितंबर 2014 तक आप 2 स्लैब में रहा। मतलब है कि एक 5,000 की स्लैब में थे आप और एक 6,500 के स्लैब में थे। जब वो 5,000 की स्लैब था वहाँ पर 417 रुपये आप भरे हैं, और जो जब आप 6,500 की स्लैब में थे आपने 542 रुपीज़ भरा है पेंशन फंड के खाते में। अभी ये नया सर्कुलर के अनुसार ये ओल्ड एरियर्स कैसा कैलकुलेट करता, मतलब समझो कि आप 6,500 की स्लैब में थे, तब वो आपका बेसिक 1,00,000 रुपये था। मतलब यह है कि ऑलरेडी आपने 6,500 के ऊपर 8.33 भरा और बाकी का 93,500 पे आपको 8.33 भरना पड़ता है विथ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। और ये भी सोचिए, ये इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट क्या है? पैरा 60 ऑफ 1952 ईपीएस स्कीम में, ईपीएफ स्कीम होता है शायद, स्कीम में ये लिखा है टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फंड के ऊपर एक इंटरेस्ट निकालता है, वो इंटरेस्ट सब लोगों को लागू होता है। समझो कि आप 2013 में आप जमा करना पड़ा, 2013 में समझो कि आपका इंटरेस्ट जो है 8%, 8.65% है। मतलब यह है कि ये 93,500 के ऊपर 8.33 जो आप जमा करता है उसके ऊपर 8.65% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता वो साल के लिए, 13 साल के लिए। और 14 साल में अगर इंटरेस्ट बढ़ गई तो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कम होता है तो कम, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा भरना पड़ता है। अभी तक ये पेमेंट मेथोडोलॉजी है। और एक सर्कुलर अपने को रिसीव करने का भाग्य है कि ये पेंशन कैसे कैलकुलेट करता है। ये लास्ट सर्कुलर है अपने को रिसीव करने का। ये लास्ट सर्कुलर रिसीव होने के बाद हमको मालूम हो जाता है कि ये कितना फंड आपने जमा किया और कितना अपने को पेंशन आ रहा है। और एक सुविधा अपना ये 9 तारीख और 5वां महीना 23 में जो सर्कुलर दिया हुआ है उसमें बोलता है ये एम्प्लॉय का कंसेंट मांगता है। मतलब है कि एम्प्लॉय आपका ओन डिक्लेरेशन, स्वयं डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि हमें ये डिपॉजिट करने के लिए पूरा मंजूर है, आपका कैलकुलेशन मंजूर है। इन सच सर्कमस्टेंसेस ओनली आपका जो भी कैलकुलेटेड ड्यूज है वो पूरा आपसे आपका पीएफ अकाउंट में से निकाल के ईपीएस में जमा करके देन आपको हायर पेंशन मिलता है। ये सर्कुलर के अनुसार ईपीएफ ने बोला है देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय, तीन कैटेगरी का एम्प्लॉय रहा है। द फर्स्ट कैटेगरी जो है ऑलरेडी ईपीएस के ऊपर हायर कंट्रीब्यूशन जमा किया है, ताकि मुझे भी नहीं मालूम कि ये ईपीएस हायर पेंशन जमा हो सकता या नहीं है, ये मुझे भी इससे पहले नहीं मालूम था। लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला कि देयर आर सम एस्टैब्लिशमेंट जो हैज ऑलरेडी पेड व्हाट टू कॉल हायर पेंशन ऑन हायर वेजेस, वो एक कैटेगरी है। और दूसरा कैटेगरी जो है पूरा कैलकुलेट करने के बाद जितना भी ड्यू स्टेटमेंट आता है वो ड्यू स्टेटमेंट के अनुसार उसका ईपीएफ अकाउंट में बराबर बैलेंस है, भरने के लिए बैलेंस है, वो सेकंड कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी जो है पूरा ड्यूज कैलकुलेट करने के बाद उनका ईपीएफ अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ये 3 कैटेगरी का एम्प्लॉय रह सकता करके वो सर्कुलर में निकाला है। ये 3 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ को उन लोग फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को ये डिमांड नोटिस भेजेंगे कि आपने ऑलरेडी ईपीएस 95 में हायर वेजेस में आपने जमा किया है, आपको पेंशन इतना आने वाला है, आपको मंजूर है या नहीं है करके एक लेटर लिख देता, एक डिमांड नोटिस दे देता उनको। और सेकंड कैटेगरी वालों को आपका पूरा कंप्लीट एरियर्स आपने एम्प्लॉय ने इतना कैलकुलेशन करके हमको स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट से हमको एक्सेप्टेबल है, मगर आपका अकाउंट में उतना ही बैलेंस बाकी है, उतना ही बैलेंस बाकी रह गया। अगर आपको मंजूर है आपको कंसेंट लेटर दे दीजिए 3 महीने के अंदर, ताकि कि हम वो एडजस्टमेंट करके आपका एम्प्लॉयर से
हम पीएफ में से इसको ट्रांसफ़र करके आपको पेंशन दे देंगे। और थर्ड कैटेगरी वाला जो है आपका एरियर्स पूरा कैलकुलेट किया है, इतना भरना पड़ता है ताकि कि आपका अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है, तो आपको ये मंजूर है कि आप वो बैलेंस भर्ती करेंगे या नहीं करेंगे, आपका कंसेंट दे दीजिए। कंसेंट देने के बाद आपको हायर पेंशन का स्लैब में आ जाएंगे। और ये 3 कैटेगरी का एम्प्लॉयज के लिए 3 महीनों का टाइम दिया जाएगा। वो 3 महीनों के अंदर आप सोच विचार कर सकते हैं, अगर इतना अमाउंट, इतना कॉर्पस मैं ईपीएस में जमा कर सकता हूँ या नहीं। अगर कर दिया तो अगर ये इसके ऊपर मेरे को मुझे जो पेंशन मिलता है वो पेंशन रिटर्न ऑन कैपिटल आता है या नहीं आता, ये कब मेरे को नुकसान की बात होती है और ये मुझे फ़ायदा की बात होती है, मेरा फैमिली को फ़ायदा की बात होती है। अगर वही फंड मैंने किसी प्राइवेट बैंक में, अगर गवर्नमेंट बैंक में रखा तो उसके लिए मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अगर मोर फ़ायदा हो जाएगा तो आप नहीं मानेंगे, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मानेंगे। तो मतलब यह है कि बहुत लोगों के मन में ये दुविधा थी कि अगर एक बार मैंने ये ऑप्शन दे दिया तो मुझे वापस करने का, मुझे अगर मैं विड्रा कर सकता हूँ नहीं करके, ये दुविधा थी उनके मन में। अभी वो दुविधा दूर हो गई है। मतलब अगर आपने डिमांड नोटिस देने के बाद आपने कंसेंट नहीं दिया, ये कुछ नहीं होगा। जो भी ओरिजिनल पेंशन फंड आपने भरी है वो पेंशन फंड के ऊपर आपको निर्धारित समय पर आप जो पेंशन आना है वही पेंशन कैलकुलेशन लागू होगा। और एक विश्लेषण मैं करता हूँ कि ये पेंशन कैलकुलेशन में 2 तरीका का कैलकुलेशन आने का संभावना है। मतलब एक कैलकुलेशन जो है एक पेंशन फार्मूला का कैलकुलेशन 2 तरीका का आने का संभावना है, मगर ये नहीं बोलता हूँ संभावना हाई मतलब ये हाई करके कोई स्पेकुलेट नहीं करना है। मतलब एक 16/11/1995 से लेके 1/9/2014 तक जो भी फंड 8.33 पे जमा किया है उसके लिए एक सेपरेट फार्मूला होगी। ओनली मेरा विश्लेषण है, ये मत समझिएगा मैंने बोला करके। और 1/9/2014 के हायर पेंशन, हायर वेजेस में जब आपने कंट्रीब्यूट किया था उसके लिए भी एक सेपरेट फार्मूला लागू हो सकता है, होने का संभावना भी है। और ये भी सोचिए, और एक दुविधा मेरा मन में है, ये एप्लीकेशन में ऑल एलिजिबल एप्लीकेंट्स का प्रूफ देखने के बाद उसका एलिजिबिलिटी निर्धारण करेंगे बोल के ये सर्कुलर में निकाला है, सर्कुलर में लिखा हुआ है। ये ऑल एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी प्रूफ मतलब क्या होती है उसमें क्लैरिटी नहीं है। और मेरा मन में और एक दुविधा है कि अभी 26 का 6 रिक्वायरमेंट अभी पूरा लीगली इट हैज नॉट बीन टेकन आउट। मेरा कहने का मतलब यह है, मतलब केरला हाई कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में और केस पेंडिंग है, और कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो आदमी प्री रिटायरीज है 1/9/2014 वो रेव्यू पिटिशन लगे वो भी पेंडिंग है। ये पूरा सुनने के बाद हमको मालूम होता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट हमको नहीं दखल करना पड़ता है, कौन सा रिक्वायरमेंट दखल करना पड़ता है। अगर समझो कि उन लोग फिर से अभी तो टेम्पररीली 26 इसका तो डिजेबलमेंट कर दिया, केवल आप देखिए टेम्पररीली डिजेबल्ड फ्रॉम द पोर्टल, ये नहीं कि पूरा निकाल दिया, टेम्पररीली डिजेबल्ड बिकॉज केरला हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि वो निकाल दीजिए, नहीं तो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कीजिए करके ये पिछला मार्च में एक इंटरिम ऑर्डर निकाला केरला हाई कोर्ट, उसी के अनुसार ये निकाल के अपना पोर्टल में उसके अलावा भी हम जॉइंट ऑप्शन कर रहे हैं। तो अगर समझो कि 26 का रिक्वायरमेंट सबको देना पड़ता है, ये डेफिनेट है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होता। ये पूरा जो कार्रवाई हमने करा है अभी तक, जो एम्प्लॉयर करता है, जो एम्प्लॉय करता है, सब पूरा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं समझेंगे, मगर ऐसा हुआ तो यही होता है।
मतलब है कि वो फील्ड ऑफिसर को ये सूचना दी गया है ये सर्कुलर में, आप एप्लीकेशन लेने के बाद पूरा प्रूफ वेरीफाई करने के बाद एलिजिबिलिटी निर्धारित करो बोल के दिया है। वो प्रूफ्स क्या है उसमें क्लैरिटी नहीं दिया। मतलब एक तो सेंटेंस है और सेंटेंस में थोड़ा अपन विश्लेषण करके देखना ही पड़ता है प्रूफ क्या होता है। तो जो प्रूफ 26 केस में दिया हुआ है वो डिफरेंट है। सब लोग एक एक कंपनी ने एक एक मन का विचार करके जो उनका मन में सोच विचार है, चाहे ट्रस्ट हो नहीं तो हर एस्टैब्लिशमेंट हो, वो दे ही दिया है। मतलब है कि वो सफिशिएंट होता नहीं तो कुछ अगला पूछेगा, ये सब आपको देखना पड़ता है। मतलब है कि ये 9 तारीख 5वां महीना 23 में सर्कुलर दिया, वो क्लैरिटी है उसमें कितना अमाउंट जमा हो सकता है और कैसा जमा करना और इंटरप्रिटेशन कैलकुलेशन क्या है, उसका फॉर्मेट्स है, यह पूरा कंप्लीट क्लैरिटी दिया है। और लास्ट में ये लिखा है थोड़े दिन के बाद हम कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में भी एक सर्कुलर निकालेंगे। वो सर्कुलर निकलने के बाद हमारा ये पूरा EPS 95 का प्रहसन ये 4 तारीख नवंबर 22 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इम्प्लीमेंटेशन पूरा हो जाता है। मतलब उसके बाद में कोई सर्कुलर पेंडिंग नहीं रहता है। और ये जो भी केसेस कोर्ट में चलता है उसी के अनुसार ये पूरा ये पेंशन का प्रहसन पूरा होता है। लास्ट वीडियो जो है अभी तक पूरा मैं तेलुगु में बनाया। कोई मेंबर्स किसी मेंबर, बहुत सारे मेंबर्स मेरे को रिक्वेस्ट किया आप हिंदी में करो करके। मैं ट्राई किया हिंदी में सक्सेसफुल होने के लिए, मुझे नहीं मालूम कितना तक मैं सक्सेसफुल हुआ। फर्स्ट टाइम मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ये कितना तक मैं सक्सेसफुल हुआ कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो हिंदी जानकारी लोग हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा लास्ट वीडियो होगी और तेलुगु में, हिंदी में और इंग्लिश में भी होगी, उससे मैं ये EPS 95 का प्रहसन पूर्ण करता हूँ। सबको नमस्कार देता हूँ।